नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में हेल्थ सिस्टम को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल जब लगातार पूछे जा रहे हैं और जब तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर के ये बार बार सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं और सवाल यही कि वेंटिलेटर पर ये हेल्थ सिस्टम आखिर कब तक। अब जरा आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, उन तस्वीरों के जरिए आपको देख करके अंदाजा होगा कि राजस्थान के अंदर ये हेल्थ सिस्टम वेंटिलेटर पर क्यों कहा जा रहा है। उसकी आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर आपको चुरू की दिखाएंगे जिसमें इमरजेंसी वार्ड में बिजली नहीं थी और मोबाइल का टॉर्च जला करके मरीज का इलाज किया गया। और एक तस्वीर जोधपुर से सामने आती है। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, जहां पर एक तरफ जो पहली तस्वीर है वो चुरू से है, जहां इमरजेंसी वार्ड में बिजली नहीं थी तो मोबाइल का टॉर्च जला करके मरीज का इलाज किया गया। तो वही दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां पर एक टेक्नीशियन नहीं था तो वार्ड बॉय ने यूट्यूब से देख करके एक मरीज का ईसीजी कर दिया। ये सीधा साधा जो है मरीजों की जान से खिलवाड़ नजर आता है। ये सीधा सीधा सा मामला दिखाई देता है। अब सवाल है कि जब इमरजेंसी वार्ड में ऐसी स्थिति है तो सामान्य वार्ड में आखिर क्या हालात होंगे, आखिर ऐसी स्थिति क्यों है और आखिर मरीजों की जान से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। और आज चर्चा इसी मामले को लेकर के करेंगे कि आखिर ये जो व्यवस्थाएं वो इतनी बदहाल क्यों हैं और आखिर ये स्थितियां कब सुधरती हुई दिखाई देंगी। और इन सभी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे और क्यों, कब अस्पतालों के अंदर एक्सपर्ट्स की कितनी कमी है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। एक तरफ आप देखिए, ये अंधेरे के अंदर ये इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्था, इमरजेंसी वार्ड में टॉर्च की रोशनी से इलाज किया जाता है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज करने की जब ये तस्वीर सामने आई, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से हंगामा हो गया। बिजली नहीं होने से अब कोई ना कोई स्थिति में इलाज तो करना ही था। 2 दिन पहले जोधपुर में भी इसी तरीके से घटना हुई थी। यूट्यूब देख करके एक मरीज का ईसीजी कर दिया गया। तो अब आप ये देखिए, छुट्टी पर था ईसीजी टेक्नीशियन, इसी वजह से किसी और जो दूसरा शख्स था उसने वहां पर यूट्यूब पर वीडियो देख करके ईसीजी कर दिया। वार्ड बॉय ने यूट्यूब पर वीडियो देखी और उसके बाद वो ईसीजी कर दिया। अब मान लीजिए कि वहां पर कोई गलती हो जाए, टेक्निकली कोई ग्लिच आ जाए या, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, रिपोर्ट अगर गलत बन जाए तो। अब सवाल है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। इमरजेंसी वार्ड में पावर बैकअप क्यों नहीं है। आप सोचिए कि अगर इमरजेंसी वार्ड के अंदर लाइट चली जा रही है, वहां पर इक्विपमेंट बंद हो रहे हैं, तो मरीज की जान के ऊपर तो बन आएगी, उसका जवाबदेही किसकी होगी। मरीजों की जान जाएगी तो जिम्मेदारी कोई लेगा इस बात की। मरीजों की जान से आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है, ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये एक बार नहीं, ऐसी स्थिति कई बार बन चुकी है, लेकिन उस सब के बावजूद भी ऐसा जो इस स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम के अंदर कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ AIHRC के उपाध्यक्ष RK शारा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल सर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश कुमार जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं RK शारा सर आपसे ही कर रहा हूँ। ये जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, पहले आप देखिए कि लाइट चली जाती है और ये ऑपरेशन थिएटर है, उसके अंदर लाइट चली जा रही है, वहां पर टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। तो ये किस तरीके की स्थिति है और कैसे सुधार होगा। ये देखना चाहिए कि वहां लाइट थी भी या नहीं, या लाइट चली गई तो जनरेटर क्यों नहीं था। जनरेटर होना चाहिए था। टॉर्च से अगर वास्तव में किसी मरीज का इलाज किया जा रहा है या ऑपरेशन किया जा रहा है तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है, बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का हनन है। इस मामले को बिल्कुल आगे तक लेके जाएंगे। हम भी मानवाधिकार आयोग को भी इसका संज्ञान देंगे इस विषय में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर बिल्कुल गौर करने वाली बात है कि लाइट क्यों नहीं थी, लाइट नहीं थी तो जनरेटर क्यों नहीं था। सर, ये तो चुरू की एक तस्वीर के बारे में बात है। अब आपको दूसरी तस्वीर के बारे में बताते हैं। एक तस्वीर वो भी सामने आई कि टेक्नीशियन साहब छुट्टी पर थे, वो पहुंचे नहीं अस्पताल में। अब उनकी जगह पर कोई दूसरा जो वार्ड बॉय था उसने यूट्यूब पर वीडियो देखा है कि कैसे ईसीजी करी जाए। अब वो वीडियो देख करके वहां पर ईसीजी करता हुआ दिखाई देता है। इसका वीडियो भी सामने आया। तो अब आप ये सोचिए कि हाँ, क्या रिपोर्ट बनेगी वहां पर, क्या बताई जाए। बहुत भयावह स्थिति है। अगर इस तरह की वारदातें हो रही है तो आम मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा। बड़ा ही दुखद विषय है ये, और इस विषय में भी बहुत पूरी जानकारी प्राप्त
करने की हम आज ही कोशिश करेंगे, और हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी, राज्य मानवाधिकार आयोग को भी इसके लिए संज्ञान लेने के लिए हम बोलेंगे बिल्कुल। लेकिन ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर से जो आम लोग हैं, क्या उनका भरोसा नहीं टूटेगा? मैं इसमें शरद कुमार सर को जोड़ रहा हूँ। सर, सबसे पहले क्योंकि ये जो तस्वीर आपने देखी होगी, एक तरफ एक वीडियो सामने आता है जिसमें टॉर्च की रोशनी में काम हो रहा है, ठीक है, वो अलग पहलू है कि वहाँ लाइट थी कि नहीं थी, या वहाँ पर इन्वर्टर या जनरेटर क्यों नहीं चलाया गया, और था अगर तो क्यों नहीं चलाया गया, ये दूसरा विषय। लेकिन वहाँ चला नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो बात यही है। तो इससे क्या लोगों का भरोसा अस्पतालों के ऊपर, सरकारी अस्पतालों के ऊपर खास करके, क्या नहीं उठेगा? क्या वो भरोसा नहीं टूटेगा? देखिए, बेसिक चीज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एटलीस्ट उस डॉक्टर की मैं तारीफ करना चाहूंगा जो इतने कम संसाधन में भी, क्योंकि अगर सूचनिंग कर रहा था डेफिनेटली डीप वुंड था, लेसिलेटेड वुंड था और उसमें ब्लीडिंग भी हो रही होगी। तो अगर वो लाइट का वो बहाना करके नहीं करते तो वो मरीज को ज्यादा, क्योंकि नेचुरली अगर सरकारी अस्पताल में आया तो गरीब मरीज होगा, अदरवाइज वो प्राइवेट में चला जाता। तो कम से कम उस डॉक्टर की तारीफ करनी चाहिए कि उसने अपनी जिम्मेदारी को एक कदम आगे बढ़कर, क्योंकि डॉक्टर्स को यूजली हम देते नहीं है क्रेडिट, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा चलन हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और देखिए, ये केवल राजस्थान की या एक ये तो आपने एक उठा लिया, आप ये देखिए कि ये होता क्यों है। इतनी गवर्नमेंट इतना ढोल बजाती है कि हम इतना बजट दे रहे हैं हेल्थ को, जो भी देते हैं जीडीपी का 1.4% ही देते हैं वैसे तो, उसका वो जा कहाँ रहा है बजट, वो हो क्या रहा है आप देखियो ना। अब मैं कह रहा हूं, अगर आप अपनी एक टीम भेजें और इस पर्टिकुलर अस्पताल का आप एक ऑडिट करा लें, उस ऑडिट में कितने इन्होंने खर्चे के बिल लगाए हुए हैं जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा है, और वो एक्चुअल में कितना हुआ है। सर, ये खुला आम भ्रष्टाचार पनप रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है हर जगह, और उस पर सिर्फ कुछ नहीं बोल बचन है और कुछ नहीं है। हर आदमी, हर अधिकारी आके लंबी लंबी वो बात कर जाएगा, हम देखेंगे, हम करेंगे, क्योंकि ना आप फॉलो अप करेंगे ना हम फॉलो अप करेंगे। अब वो बात दब जाएगी, फिर जब कोई दोबारा कुछ की बात आएगी तो फिर दोबारा बोल बचन हो जाएंगे। नहीं, तो ये किसी को पता नहीं है क्या? मतलब ये शरद सर 100% ये ऑर्गेनाइज करप्शन है। पता सबको है। ये तो अब गलती से किसी ने वीडियो ले ली तो निकल गया, ये तो रोज का काम होगा। और डॉक्टर्स बेचारे अल्टीमेटली जो भुगतता है वो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भुगतता है, क्योंकि पब्लिक उन्हीं के ऊपर हार्श होती है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है इससे। जो वहां का मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है, जैसे सीएचएमओ या सीएमओ जो भी होता है इस डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं है इसके अंदर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं? वैसे तो आईएएस जो है उनको, उनके भी अंडर में आता है सब। आईएएस क्या कर रहे हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री क्या कर रही है? मिनिस्ट्री को डायरेक्ट, नेचुरली मिनिस्ट्री को एक एक जगह का नहीं इतना पता हो सकता, पर वहां के जो भी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं, जो भी हेल्थ ऑफिसर हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि हर स्टेट के अंदर डेजिग्नेशन डिफरेंट है, कहीं सीएचएमओ होता है, कहीं सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उनके हाथ में सारी व्यवस्थाएं होती हैं। वो ऐसा क्यों है? और आपने बड़ी बेसिक सी चीज पूछी है कि भाई इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर, इसमें पावर बैकअप क्यों नहीं है? लाइट चली गई तो इन्वर्टर होने चाहिए, इन्वर्टर के साथ साथ जनरेटर बैकअप होना चाहिए। तो ये तो घोर जिसे कहते हैं नेग्लिजेंस है एट द एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के आप, और फंसता डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ है। दूसरा जो आप दिखा रहे हैं वो ईसीजी ले रहा है, अगेन सेम आप जो अपने इसमें चला रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा था कि विशेषज्ञ डॉक्टर 290 270 अप्रूव्ड है, एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है, 90 खाली है। तो आप सोचिए 33% पोस्ट खाली है, तो वो कैसे होगा? अब वो बंदा जो ईसीजी को यूट्यूब पे देख के कर रहा है, ये एब्सोल्युटली बकवास है, ऐसा होना नहीं चाहिए। वो गलत ईसीजी लेके किसी डॉक्टर को भेजेंगे, अगर डॉक्टर ने ध्यान दे दिया तो वो पता चल जाएगा ईसीजी की लीड सही लगी है कि नहीं लगी है। बट सम टाइम अगर किसी ने जल्दबाजी में नहीं ध्यान दिया तो हो सकता है इलाज गलत हो जाए, लीड्स गलत लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। और बट मैं कहता हूं, और अभी भी देख लीजिएगा होगा क्या, जो लोकल छोटे छोटे स्टाफ है उन पे कार्रवाई हो जाएगी, जहां से करप्शन की जड़ है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कहां से शुरू होती है सर? थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जो भी और हम ये कोशिश करेंगे, और ऐसा नहीं, इसको फॉलो अप लेंगे, और हमारी कोशिश यही होगी कि एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम को दोबारा से आगे चलाने की कोशिश करेंगे, फॉलो अप जरूर लेंगे इस पर। यस, तो सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक हेल्थ के ऑफिसर होते हैं, उन्हें या तो चीफ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं या CHMO चीफ हेल्थ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, है ना। हर स्टेट में डेजिग्नेशन डिफरेंट है। वो एक इकलौता सिंगल पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग एंड CMO इज फॉर द हेल्थ रिलेटेड, और हॉस्पिटल, PSC, CSC सब उनके अंडर में आती हैं। तो सारा यानी कि बजट अगर उनके पास किसी आता है। अस्पताल के अंदर कोई कमी है, CMHO को ये सब कुछ पता होगा। अगर वहां पर 100%। इन्वर्टर नहीं लग रहा है या फिर वहां पर पावर बैकअप नहीं है, इसकी जानकारी उनके पास होगी और रिटर्न में बकायदा एप्लीकेशन दी जाती है कि भाई यहां पर इस चीज की कमी है, इसको दुरुस्त करना है। सर मैं कह रहा हूं एप्लीकेशन की जरूरत क्या है। हाँ। आपकी ड्यूटी है ना राउंड लेना, एटलीस्ट सब जगह से रिपोर्ट पता करना। आपके पास नहीं आया, ठीक है, ये उसकी गलती है, उसने नहीं भेजा, बट आपकी भी तो ड्यूटी है ना एज ए हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आप खुद जाके अपने, ये तो आप किसी बड़े अस्पताल की बात बता रहे हैं ना, चुरू के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बता रहे हैं, कोई छोटा PSC नहीं है, तो क्यों नहीं वो खुद राउंड लेके देख रहे हैं किस चीज की कमी है, क्या नहीं हो रहा। तो ये घोर जिसे कहते हैं नेग्लिजेंस है, और इसकी जड़ करप्शन। अच्छा, इसमें इसमें सुविधाएं होनी क्या क्या चाहिए, मतलब एक OT के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए भाई। पावर बैकअप जैसे अब यहाँ पर चीज़, इसकी कमी तो निकल करके सामने आ गई कि वहाँ पर लाइट नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, तो ये कमी थी। ऐसी क्या क्या और चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, बुनियादी तौर पर होनी चाहिए। देखिए जितने भी क्रिटिकल केयर एरियाज हैं, लाइक इमरजेंसी वार्ड, ICUs, डिफरेंट काइंड के ICU, चाहे वो पीडियाट्रिक हो, चाहे नियोनेट्स की हो, चाहे कार्डियक की हो, जितनी भी क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं वो, प्लस ऑपरेशन थिएटर्स, इन सब में पहली बात तो UPS होना चाहिए, बेसिक चीज, ताकि 1 सेकंड की भी लाइट ना जाए। दूसरा चीज, इन्वर्टर का बैकअप होना चाहिए, और जनरेटर होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर जो OT के इक्विपमेंट हैं, जो OT के इक्विपमेंट्स हैं, वो इतने इतने उनको लाइट की जरूरत पड़ती है कि वो इन्वर्टर से उनको बैकअप नहीं दिया जा सकता। तो उसके अंदर जनरेटर से बैकअप होना चाहिए, और जनरेटर भी ऑटोमेटिक होना चाहिए, जो कि इमीडिएटली लाइट जाते खुद स्टार्ट हो जाए। हमें ये ना, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन ना रहे, अदरवाइज ये बहाना हो जाएगा कि वो उसकी तबीयत खराब थी, वो कहीं और बिजी था, जनरेटर चला नहीं पाया। ये बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, इक्विपमेंट वाइज बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, वो सेकंड स्टेज की चीज है। बट और जो आपका स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए आपका CSHD का बैकअप होना चाहिए, कि CSHD आपकी काम कर रही है या नहीं। मेरे को तो ये भी डाउट है कि जहां का आप दिखा रहे हैं यहाँ पर कोई CSHD है या नहीं है, ये स्टरलाइज सामान है या नहीं है, ये भी मुझे शक हो रहा है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, और ये सबको पता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं कोई ज्ञाता हूं मैं बता रहा हूँ। Those who are in the field, they know this thing. यानी These कि are all basic thing. ये सबको बिल्कुल पता है, सामान्य चीजें हैं। सबको पता है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अब बात यही है कदम कि नहीं उठाना चाहते करप्शन की वजह से। हाँ ठीक है, मैं इसमें अखिलेश जी को भी जोड़ता हूँ। अखिलेश जी, बहुत सारी कमियां हैं। अब इसमें कमियों की अगर लिस्ट देखें तो सबसे बड़ी कमी तो यही है कि भाई रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही है। हम वो आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं या जो टेक्नीशियन हैं, उनकी कितनी कमी है, कितनी भारी किल्लत है। अब कैसे स्टाफ काम करेगा और कैसे वहां पर आम लोगों का इलाज हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में वैसे भी लोगों की कमी है, बहाली तो होती नहीं है उनकी। गवर्नमेंट सेक्टर में टेक्नीशियन की कमी होती है, कई बार एक ही टेक्नीशियन 24 आवर काम करता है। हालांकि वो कैसे काम करेगा, उसके लिए तो उसको भी छुट्टी चाहिए होगी। कुछ टाइम अगर कोई, ठीक है, कोई वार्ड बॉय कर रहा है, इमरजेंसी में उसने किया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है, कार्डियोलॉजी में कुछ ऐसे डायग्नोसिस होते हैं जो ECG बेस्ड होते हैं, कई बार वो छूट जाते हैं। अगर गलती से वो छूट गया तो पेशेंट के लिए तो हार्मफुल होगा, पेशेंट की जान उससे नहीं जा सकती है। गलती से उसने लीड्स को अगर चेंज इधर उधर कर दिया तो बहुत सारे डायग्नोसिस ऐसे होते हैं जो कि बदल जाते हैं। एक लाइफ थ्रेटनिंग डायग्नोसिस नॉर्मल में आ जाए, नॉर्मल चीजें लाइफ थ्रेटनिंग डायग्नोसिस बना दे। साथ ही साथ में अगर ये ECG डॉक्टर के पास जाता है, हाँ वो कुछ चीजों में पकड़ लेता है, लेकिन हाँ जैसे सर ने बताया अगर बहुत जल्दी होती है, उस समय अर्जेंट जब डिसीजन लेना होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उस समय हमने, ठीक है, हमने फोन पे टेलीफोनिकली बोल दिया कि चलो ये डायग्नोसिस आप ये कर दो। कई बार हम खून पतला करने की दवा देते हैं जैसे हार्ट अटैक में, तो उस मरीज के लिए हार्मफुल हो। तो ऐसे कंडीशन में गलतियां अक्सर जहां तक कही जाए सरकार की तरफ से बहुत सारी होती हैं, और वहाँ के जो लोकल जो भी जो CMO है, जो भी CMS हैं हमारे, उनकी खासकर ये गलतियां होती है कि वो लोग उस बात को उठाते नहीं है। पता नहीं अब दबाव कहाँ से लगता है, जानते सब हैं, सबको पता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं रहता है, पता सबको रहता है, लेकिन फिर भी लोग ये गलतियां करते रहते हैं।
ठीक है, अब इसके लिए तो सरकार को मतलब अच्छे से देखना ही पड़ेगा। ठीक है। मैं जरा शारा सर को जोड़ रहा हूँ। आर के शारा सर, एक चीज़ बताइए, ये जो खिलवाड़ हो रहा है, अब इसमें पिसेगा कौन? भाई लोगों के साथ डील कर रहे हैं डॉक्टर्स, अब वहाँ पर पता ही है कि हमें कितनी कमी है, क्या क्या कमियाँ हैं, ये सब कुछ पता है, लेकिन वहाँ लोगों का जो एग्रेशन है, और जो कई बार दिखाई भी देता है कि भाई डॉक्टर्स के साथ जो है झड़प हो जाती है, वहाँ पर जो है स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है, वहाँ पर झगड़ा तक हो जाता है, कई बार ज़्यादा स्थिति तक खराब हो जाती है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब भुगत तो यहाँ पर डॉक्टर्स रहे हैं ना, और पूरा स्टाफ भुगत रहा है, और दूसरी तरफ लोग भुगत रहे हैं। डॉक्टर सर जिन्हें जो बताई है बिल्कुल सही बात है कि सीएमओएचओ और वो जहाँ उस हॉस्पिटल के जो मेन इंचार्ज जिसकी जिम्मेदारी थी रख रखाव करने की या सामान रखने की, इन्वर्टर होते हैं ऑटोमेटिक। मेरे घर में भी इन्वर्टर ऑटोमेटिक है, लाइट जाती है ऑटोमेटिक लाइट चालू हो जाती है। जब उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही आईसीयू में भी ये हाल होगा तो और वार्ड में क्या हाल होगा हम अंदाज लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय आपने उठाया है और इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है, और इस पर बिल्कुल बात भी की जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक बात पहुंच भी गई होगी, पहुंचनी चाहिए। हम मानवाधिकार की तरफ से भी इस बात को तुरंत संज्ञान में लेंगे, और जो कौन वहां पर जिम्मेदार व्यक्ति था, इन्वर्टर क्यों नहीं था तो चला क्यों नहीं, जनरेटर था तो चला क्यों नहीं, डॉक्टर तो काम कर ही रहे हैं ना, टॉर्च में भी काम कर ही रहे हैं, बिल्कुल सही है ये बात कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। पर ये जो इसी जो इसने किया ये तो बहुत गलत है। अगर वास्तव में रिपोर्ट गलत चली गई तो मरीज तो चला ही जाएगा, उसको देना क्या है और दे दिया क्या जाएगा, या रिपोर्ट पे क्या है क्या दिखाया जाएगा। तो ये तो बहुत गलत, बहुत ही विचारणीय विषय है सरकार के लिए, और वहां कहाँ हो रहा था, कौन से हॉस्पिटल में था, उस पर जांच होनी चाहिए, एफआईआर भी होनी चाहिए, हमारा तो कहना है। ठीक है, मैं शरद जी को इसमें जोड़ रहा हूँ। शरद जी, एक चीज़ बताइए, आपने सिस्टम में रहे हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं। अब रिक्रूटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें तो अब सामने आ चुकी हैं, है ना, कमियां कहाँ पर हैं ये भी देख लिया, लेकिन बात ये है कि इसका भुगतान किसको करना पड़ता है। हम जो देखते हैं कि रोज़मर्रा के समय के अंदर जो टकराव की स्थिति बनती है वो जनता और लोगों के साथ साथ डॉक्टर्स के बीच में बनती है। तो इस पर क्यों नहीं कभी कोई सवाल उठाया जाता? भाई सिक्योरिटी को लेकर के सवाल उठा दिया गया, लेकिन स्टाफ की कमी और ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, अस्पताल के अंदर जो कमियां हैं, उनको क्यों नहीं रखा जा रहा है? देखिए, हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हम हर साल जब बजट आने वाला होता है, हर साल हम लोग जनवरी में, दिसंबर में एक पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट कि कहाँ पर कितनी कमियां हैं देश में, हम वो सारी चीजें सरकार को भेजते हैं, और कई सालों से हम भेज रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक एसोसिएशन है, हम कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। हम लोग सरकार को आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक्शन लेना, डिसीजन लेना, ये सरकार का काम है। हम हमेशा उन्हें बताते हैं। और अब देखिए, इसमें तो कहीं से कोई वो है ही नहीं। मैं अभी भी इस वाली बात को कह रहा हूं सर, अगर आप इसकी जांच कराएंगे, थोड़ा सा ऑडिट कराएंगे, डीप डाउन जाएंगे, तो इसमें भ्रष्टाचार का परसेंटेज ज्यादा मिलेगा आपको, रादर देन के बजट नहीं है। सरकार तो बजट दे रही है सर, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि वो बजट एक्चुअल में नहीं खर्च हो रहा है। वो आप भी जानते हैं किस तरह से बिल जनरेट करा दिए जाते हैं, बिल बन जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपने इस विषय को, इस आज का जो आपने डिबेट रखा है, इसको जैसा आप कह रहे हैं थोड़ा और एक्सटेंड करें, और वहां पे सीएमओ से और उनके उससे पूछें कि लास्ट इसकी दिखाइए कितना खर्चा दिखाया है उन्होंने। पिछले बजट में जो मार्च में खत्म करा था, उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें लगाई हैं, उसमें क्या क्या, उस मद में कितना पैसा खर्च करा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसका तो सर डेफिनेटली इसमें डॉक्टर बेचारा मजबूर है, वो क्या करे, वो कह ही सकता है। आप देखिए, अगर आप भी अपने चैनल में हैं, आप कोई न्यूज चलाना चाहते हैं, आपके बॉस हैं, अगर बॉस नहीं सुन रहा तो आप कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं ना। तो अल्टीमेटली ये जो इंचार्ज है, जो वहां पे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉजिस्टिक्स, मीडिया में तो ये है कि चलिए आपका काम ही है, आपको तो सामने लेकर के ही आना है। अब जैसे ये खबर नहीं, बट समटाइम मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का है कि समटाइम यू फील मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है, फंस गए, क्योंकि आप बता रहे हैं सीनियर एक्शन नहीं ले रहा है। तो ये बड़े ऊंचे लेवल से है, जो सीनियर लेवल है उनकी लापरवाही है। और उसमें अगर आप थोड़ा ऑडिट देखें, कराए बिल देखें कि इन्होंने क्या खर्चे करे हैं पिछले 2-1 सालों में, उसमें सामने आ जाएगा। यानी कि इसमें जांच होनी चाहिए और नजर बनानी चाहिए। इसमें इस बीच हमारे साथ
इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड उप सचिव ठाकुरदास जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ठाकुरदास जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो लापरवाहियाँ हो रही हैं ये कब तक चलेंगी, और अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई घटना हो जाती, दुर्घटना हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? ये आप देखिए, रिक्रूटमेंट से लेकर के और अभी तक बहुत सारी कमियां अस्पतालों के अंदर दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी काली सच्चाई है जो कि पर्दे के पीछे छिपी हुई है, लेकिन सबको पता है, सिस्टम के अंदर रहकर सबको पता है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन भी आप सही कह रहे हो, एक्शन भी होता है, परंतु वो बस वो नाम मात्र का एक्शन होकर खत्म कर देते हैं। उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या कमी रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, उस पे एक्शन होना चाहिए। अब जैसे अब जोधपुर में ईसीजी की बात थी, तो मशीन ईसीजी की थी, दिवाली का दिन था, टेक्नीशियन कोई था नहीं, डॉक्टर कोई था नहीं, तो एक नर्सिंग स्टाफ का आदमी था, कोई वार्ड बॉय नहीं था, नर्सिंग स्टाफ का आदमी था। उसको बुला के उसने वो जो सिस्टम समझ रहा था, पहले तो ईसीजी मशीन, नई मशीन आई थी कोई, तो उसमें वो देख रहा था भाई क्यों नहीं हो रहा है, तो उसने अब यूट्यूब निकाल के उसको स्टडी करके हाथों हाथ उसने करने की कोशिश की। तो इस बीच उनके रिश्तेदारों ने अब वो फोटो निकाल के, वो वीडियो निकाल के वो शाया कर दिया। एक्चुअली तो दिवाली के दिन उनके पास स्टाफ की भी कमी थी, और वहाँ के सीएमएचओ वगैरह जो प्रिंसिपल वगैरह सबने ये जवाब दिया भी है, और एक्चुअली यही बात थी। ठीक है, लेकिन सर, अब पब्लिक डोमेन में जो चीज आई है, जो सामने वीडियो आई है, मेरा सवाल यही है, अब इससे पहले यही तो बात हो रही थी कि भाई स्टाफ की कमी है और इसका भुगतान किसको करना पड़ रहा है? या तो अगर बुरा असर पड़ गया तो मरीज को करना पड़ेगा, नहीं तो अगर किसी तरीके से हो गया नुकसान तो डॉक्टर को और वहां के स्टाफ को भुगतना पड़ेगा। अब असल वजह के पीछे कोई बात ही नहीं हो रही है। बात यह है कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है ना? असल वजह तो यही है। रिक्रूटमेंट भी देखो, अभी आज ही अखबार में आया था कि 31 मेडिकल कॉलेज को सुपरिटेंडेंट एक साथ मिल जाएंगे। तो कोशिश तो गवर्नमेंट कर रही है इसमें। देखो, मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और गांव में फैला हुआ है। अब शहरों में भी स्थिति, जैसे चूरू में, जोधपुर में स्थिति खराब हो रही है, तो एक्चुअली मैनेजमेंट की भी कमी है इसमें। मैनेजमेंट जब दिवाली के दिन थे तो पहले बंदोबस्त करना चाहिए था कि भाई दिवाली के दिन कोई भी आ सकता है, कोई पटाखे लग सकता है, किसी का आग लग सकती है, किसी क्या हो सकता है, तो मैनेजमेंट को पहले ही बंदोबस्त करके रखना चाहिए। राजस्थान में तो इस बार हमने देखा कि सैकड़ों के संख्या में लोगों की आंखों में इश्यूज आए थे, है ना? बहुत बड़ी संख्या थी इस बार। तो अगर ऐसा कुछ बड़ा कुछ इंसिडेंट हो जाए तो उस वक्त संभालने के लिए कुछ तो हो, वहां पर स्टाफ तो होना चाहिए ना। और सर, इसमें ये भी है। अब दूसरा, आप जो हम चुरू की भी बात कर रहे हैं, वहां पर पावर बैकअप नहीं है। अब पावर बैकअप है भी तो क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में जाकर के ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो तो दाद देनी पड़ेगी उस डॉक्टर की कि उसने ट्रीटमेंट कर भी लिया, उसने इनकार नहीं किया, उसने उस मरीज का ध्यान रखा। लेकिन अगर वहां कोई और होता तो शायद नहीं हो पाता वो। नहीं, इमरजेंसी में देखो, आपातकालीन मर्यादा नाचती। आपातकाल में तो देखो लाइट चली गई, जनरेटर भी उन्होंने ऑन किया, तो ऑन करने में भी टाइम लगता है। ऑटोमेटिक जनरेटर तो उनके पास होगा नहीं मेरे ख्याल में। अब गवर्नमेंट ने सोलर सिस्टम भी लागू करना चालू कर दिया है हॉस्पिटल्स के ऊपर, सोलर लगाना चालू कर दिया, जिससे कि उनको प्रॉब्लम नहीं आए। सोलर भी लगा रहे हैं, और ट्रेनिंग है, और जो टेलीमेडिसिन तो आजकल खूब चल रही हैं, तो उसने भी यूट्यूब पे देख के सारा, ईसीजी की मशीन नई आई हुई थी कोई, तो उसमें देख के उसको भाई देखा कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो उसने वो ईसीजी करने की भी कोशिश की। तो पहले कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती सर? पहले कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी? मतलब सीधे मशीन भेज दी और उसको ऑपरेट कर लीजिए अपने आप देख करके? जी, मशीनें आ जाती हैं, उसके बाद ट्रेनिंग उसके बाद होती है। जबकि इनको जब मशीन जिससे लेते हैं उससे पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मशीनें नई आजकल नई निकल रही, खूब सारी मशीनें आई हैं। मशीन लेने के पहले ही ट्रेनिंग होनी चाहिए नर्सिंग स्टाफ की या डॉक्टरों की, वो नहीं हो रही है। लेने के बाद सारा हो रहा है। लास्ट गवर्नमेंट ने काफी मशीनें खरीदी थी और गांव में ईसीजी मशीनें भेजी भी हैं। मैं समझता हूँ शायद हर हॉस्पिटल में ईसीजी मशीन अवेलेबल है, पर वो उसको ऑपरेट करने वाली बात है। ये वाली बात है कि सामान तो मिल गया, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, सुपरविजन की बहुत कमी है सुपरविजन की। तो ये सुधरेगा कैसे सर? सुधरेगा कैसे? मैं शरद जी आता हूं। बस वो जो सुपरवाइजर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो सुपरवाइजर्स हैं, क्यों नहीं बंदोबस्त किया उन्होंने? क्यों नहीं जनरेटर ऑटोमेटिक रखा उन्होंने? क्यों नहीं जो है इसमें कंपाउंडर जो ट्रेंड जो ईसीजी लेते हैं, ईसीजी ट्रेंड के टेक्नीशियन भी होते हैं जो ईसीजी करते रहते हैं। जरूरी नहीं डॉक्टर ही करे, ईसीजी टेक्नीशियन भी करता है, तो जरूर उनको बंदोबस्त पहले रखना चाहिए। तो सारा ये सारी सुपरविजन की कमी है। एक्शन लेना चाहिए सुपरवाइजर के ऊपर, जो वहाँ का प्रिंसिपल है, वहाँ का जो सुप्रिटेंडेंट है, जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वो क्या करेगा? उसने तो उसको तो दूसरे वार्ड से बुला के रिक्वेस्ट करके उसने कहा भी था, भाई मैंने किया नहीं है इस तरह से कभी,
तो मैं देख देख के करूंगा, तो क्या साहब कर लो साहब, इमरजेंसी है सारा, उसको हाथ जोड़े। अब उसमें वही उसकी है ना कि गलती तो अगर नहीं गलत है, रिपोर्ट गलती बन गई तो उस बिल्कुल मरीज की तो उसकी जान पे आ जाएगी, और फंसेगा कौन? वो जो है। टेक्नीशियन कर रहा है ना। बात तो यही है। अगेंस्ट सुपरिटेंडेंट। हाँ ठीक है, मैं इसमें शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद सर। देखिए, मैं 2-3 चीजों से बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। पहली बात तो ये बड़ा नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसकी ट्रेनिंग होती है। और ये क्योंकि रीजन क्या है कि सरकारी में अक्सर देखा गया है कि इंटरेस्ट सामान खरीदने का होता है, कि जितना ज्यादा सामान आएगा उतना ही अच्छा वो मिलता है। तो सामान खरीदने में इंटरेस्ट सबका होता है, लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे उसमें किसी का दिमाग नहीं चलता। तो ये अगर हम प्राइवेट में होते हैं, अपनी जेब से अगर पैसा खर्च करके हम कोई सामान खरीदें तो हम उसकी ट्रेनिंग पहले कराएंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई मशीन थी और ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग क्यों नहीं है? जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में या बाहर, जो भी हमारे यहाँ इक्विपमेंट बेचती हैं, उनके प्रोटोकॉल में है कि वो ट्रेनिंग कराएंगे। बिना ट्रेनिंग के आप इंस्टॉल ही नहीं कराते कोई मशीन जब तक ट्रेनिंग नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, नर्सिंग स्टाफ को सबको ईसीजी लेना आता है। ऐसा कोई नर्सिंग की ट्रेनिंग में सबने ईसीजी ट्रेन सीखा होता है। ऐसा नहीं है कि ईसीजी लेना नहीं आता है। हाँ, मशीन अगर कोई नई है तो उसका आप देख सकते हैं। और कोई भी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 30 साल मेरे को हो गए हैं मेडिकल फील्ड में, जब हम इंटर्न थे लेके आज तक। हॉस्पिटल के अंदर, पुलिस थाने के अंदर, पत्रकारों में सबकी इमरजेंसी ड्यूटी लगती है त्योहारों पे। तो ऐसा आपका चाहे कितना स्टाफ कम हो, लेकिन त्योहारों पे सबकी इमरजेंसी ड्यूटी लगती है। और वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। दूसरी बात ये है कि होता क्या है, मशीन तो हमने ले ली, थोक के भाव ले ली, क्योंकि उसमें हमने पैसा खर्च करना था, खर्च कर दिया। बट वो यूज हो रही है, कैसे हो रही है, यही तो शो कर रहा है कि कैलेसिटी। और उसके बाद में फॉलोअप कभी लिया ही नहीं जाता। आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि मशीन की उपयोगिता है या नहीं है। हाँ, उसका क्या यूज हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद में वो मशीन चल भी रही है नहीं चल रही है, उसके बारे में कोई अता पता नहीं होता। ये बड़ा गंभीर विषय है और इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे थे और हमारी कोशिश भी है कि हम आगे भी इस पर बात करेंगे और इस मुद्दे को लगातार उठाते भी रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इमरजेंसी वार्ड से अस्पतालों को बाहर निकालने के लिए हमारी ये कोशिश है, हमारी ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें सुधार आ सकेगा और इसके लिए एनडीटीवी राजस्थान लगातार प्रयास करता रहेगा। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।